बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ आपको कहेंगे हैप्पी क्रिसमस। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको खुशामदीद कहेंगे। एज अर्मिला सेट, तमाम हमारी मसीह बरादरी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के किसी कोने में, जो भी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद। कुछ तफसीलात की अगर बात करें तो हमने खुद भी देखा और हमें मालूम है आज गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया है। ये मुख्तलिफ मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त क्रिसमस को उस जो भी आपकी मजहबी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक मनाया जा रहा है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी इस मौके पर पाकिस्तान में दुआएं की गई। फ्रांस का जो आईफल टावर है, बरतानिया की मार्केट्स हैं, मिड्रिड में जो सांता क्लॉज हैं उसका रूप धारे हज़ारों अफराद की दौड़े। दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ स्टोर्स पर भी सेल है। दूसरी जानिब गजा में कत्लेआम के बायस जो फ़लस्तीन है, यहाँ इस समेत और कई दीगर जो ममालिक हैं, यहाँ भी क्रिसमस तकारीब सादा तरीके से मनाई जा रही हैं। पॉप फ्रांसिस का इस मौके पर गजा जंग के जो मुतासरीन हैं उनसे इजहार यकजहती सामने आया है और उन्होंने आप क्या कहना चाहिए, तलकीन की है कि जो क्रिसमस है इसे सादगी से मनाया जाए। बिल्कुल, दुनिया भर में अगर बात कीजिए तो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को बड़ा जो कहले समझा जाता है इम्पॉर्टेंट, और इसके साथ साथ दिसंबर स्टार्ट होते ही क्रिसमस की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और 23 से ऑनवर्ड जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ आप विजुअल्स भी देख रहे हैं जहां हमने फ्रांस की बात की, दीगर जगहों की बात की, वहां पे भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली अगर हम क्रिसमस के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे मसीह बहन भाई यहाँ रहते हैं, उनके हवाले से भी हम बात करें कि वो भी सेलिब्रेट करते हैं। और एक बार फिर हम आपको हैप्पी क्रिसमस कहेंगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई। आज तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के बानी और बेहतरीन स्कॉलर, बेहतरीन वकील, बेहतरीन सियासतदान, जिन्होंने पाकिस्तान के आइडिया को हकीकत का रूप दिया पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147th डे ऑफ बर्थ भी है, यौम पैदाइश उनका मनाया जा रहा है। और किसको नहीं मालूम कि शहर कायद की जो बंदरगाह है, कराची की बंदरगाह के करीब वजीर मेंशन नामी जर्द पत्तों से तामीर ये इमारत, जिसमें 25 दिसंबर 1876 को जिन्ना भाई पूंजा के घर आंख खोलने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, आने वाले बरसों में किसको पता था कि वो बरसगीर पाक व हिंद के अंदर एक ऐसी शख्सियत के तौर पे उभरेंगे जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मुसलमान हिंद के मीर कारवां बनेंगे और अरसा दराज से इस्तेसाल में फंसी कौम को अपनी सियासी बसीरत की वजह से अलग मुमलिकत की शनाख्त देंगे। मुहक्किकीन और तारीख दानों के हवाले से अगर हम जानें या देखें तो बरसगीर में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम का वो देरीना ख्वाब जो मुसलमान हिंद गुज़िश्ता 2 सदियों से देखते चले आ रहे थे, 14 अगस्त 1947 को शर्मिंदा ताबीर हुआ। और इस ताबीर का जो मोजिब थे या जो वजह थे वो पूरी कौम तो थी, लेकिन उसके जो कहना चाहिए ना रूहे रवां थे, मीरे कारवां थे, वो एक फ़र्द थे और वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी आज सालगिरह। बिल्कुल, कायद की आज सालगिरह है और अभी हम देख रहे थे मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही हैं। गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी जो मज़ार कायद के ऊपर की जा रही है और ये मनाजिर हमने सुबह सुबह आपको दिखाए भी। अपनी सियासी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो कायदे आज़म ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिस तरह से हमारे मुसलमानों के अंदर ऑब्वियसली जिस तरह से इमरान सेट के एक मीर कारवा के तौर पर उभरे और अंधेरों से निकाला और जिस तरह से एक आज़ाद रियासत का तस्वुर दिया और उसको जो कहले अमली जामा भी पहनाया। ये हम सब के लिए आज हम जिस पाकिस्तान में रहते हैं, जिसकी बात करते हैं, जिसकी सलामती के लिए दुआएं करते हैं, ऑब्वियसली कायदे आज़म ने जिस चीज़ को इनिशिएट किया वो आज शर्मिंदा ताबीर हुआ है। इस हवाले से हमने आपको कहा जी कायदे आज़म की हैप्पी बर्थडे टू आवर कायदा एज वेल। और आज बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, हमने सुबह सुबह सोचा कि आपको मुख्तलिफ जगहों के हवाले से बताएं भी क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही है। एक और एक्टिविटी लाहौर के अंदर है, वो धुंध है, लेकिन एक और सबसे अहम हमारी इस वक्त तो सियासी तौर पर शख्सियत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, उनकी भी आज सालगिरह है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी अपनी सालगिरह मना रहे हैं और उनका भी आज के दिन यौम पैदाइश होता है। पाकिस्तानी सियासत में बहुत मुतहरिक रहे, 3 बार वज़ीर आज़म बने, जिला वतनी भी काटी और मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या सियासी मंजरनामा है, इसमें अहम तरीन सियासतदान के तौर पर मौजूद है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन का माहौल बन रहा है, अगर उसी तरीके से तमाम तर
अगर हवाएं नवाज शरीफ साहब के हक में चलती हैं, जो बज़ाहिर चलती नजर आती हैं, तो शायद चौथी बार भी वो ये ताज अपने सर पे सजाएं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। खैर, हम नवाज शरीफ साहब को भी उनकी सालगिरह बहुत विश करते हैं। अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी के भी आने वाले जो साल हैं वो मुल्क के लिए और उनके लिए बेहतर हो। हमारी बेस्ट विशेज़ मियां साहब के साथ हैं। धुंध के हवाले से हम बात कर रहे थे जी, और आपको पता है सुबह सुबह आज लाहौर के अंदर या पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की बात कीजिए तो आज धुंध बहुत ही ज़्यादा थी बहुत सारे इलाकों में, जहाँ से हम भी आ रहे थे और हमारे टीम मेंबर्स भी। उन्होंने कहा जी अक्सर तो ज़ीरो विजिबिलिटी का एलिमेंट भी शामिल था, लेकिन मोटरवेज को बंद किया गया है, कई रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए। सवात एक्सप्रेस जो है वो भी बंद की गई है। ऑब्वियसली धुंध के अंदर बहुत सारे जो लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं उनसे एहतियात की गुजारिश है कि आप एहतियात से गाड़ी चलाएं। सुबह मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, और आज भी सुबह सुबह ये हुआ। तो लिहाजा आप लोग आपको इतनी धुंध में हीरो नजर कैसे आ गए? क्योंकि वो मेरे आगे से मुझे तो विजिबिलिटी है, क्योंकि वो मेरे आगे से ऐसे जा रहे थे, लेकिन फिर वो हीरो थे ना, नजर तो आ गए। तो वो मुझे इसलिए नजर आए और मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्यों इतनी तेज चला रहे हैं। अगर आपको इतनी धुंध में कोई नजर आ रहा है तो समझे वो हीरो है। वो हीरो नजर आ रहा है बिना वजह। और साइकिल या मोटरसाइकिल सवार वाले बेचारे जिनके पास, और उन तमाम मोटरसाइकिल हजरात वाले हजरात से गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बाइक की लाइट्स को ठीक करा लें। जो आप अंधेरे में आप बगैर लाइट के धुंध के अंदर और रात के वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ख़तरनाक काम है और इससे आप खुद भी नुकसान उठाते हैं, और जो लोग स्पीड में आ रहे होते हैं ऑब्वियसली उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपनी जान की अमान चाहते हैं तो प्लीज़ लाइट सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर इदारे क्या करेंगे? नहीं, ये इदारों का क्या मसला है, ये इंसान का मसला है अपना कि उसने बाइक की लाइट ठीक करा ले भाई, हेलमेट पहन ले, लाइटें ठीक करा ले, और हर वो काम कर ले जो महज़ब कौमें करती हैं। हर वो काम बच्चे करें जो महज़ब कौमें नहीं करती, वो हम कर रहे होते हैं। तो प्लीज ऐसा कर लें कुछ। खैर और कुछ रह गया आपका? अब शुरू होगा हमारा, हम सियासत की बात करते हैं जी बड़ी खबर में। धुंध है, मौसमी धुंध भी है और इंतखाबी अमल की धुंध भी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब महज ज़बर आलूद है, वक्त के साथ साथ साफ होता जाएगा और 8 फरवरी को बादल जम के बरसेंगे। वो बादल वोट्स के भी हो सकते हैं, वो बादल सियासी जमातों के दरमियान खुदा न खास्ता खाक में बंधन झगड़े के भी हो सकते हैं, वो बादल बहुत ज़बरदस्त जमहूरियत के भी हो सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है। 8 फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, हम देख रहे हैं। खैर इस वक्त हम आम इंतखाबात की अगर बात करें, एज वी ऑलवेज से बिगल बच चुका है और कागजात नामजदगी जमा कराने का पहला राउंड मुकम्मल हुआ। इस पर उम्मीदवारों की जो शिरकत है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कर रहा है, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 13 जनवरी को जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग एज ऑफ टोल्ड 8 फरवरी को होगी। और दिलचस्प बात इस सारे मामले में ये कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, या कहना चाहिए बड़ी तमाम सियासी जमातें हैं, वो आम इंतखाबात में जीतने और हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं, मगर जो बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उन्होंने कई इलाकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को इबाहम है, खास तौर पे जो अपने आबाई इलाकों से जीतते आते हैं। अगर हम बड़ी शख्सियात का जिक्र करें तो इसमें नवाज शरीफ साहब इटसेल्फ नून लीग के रहनुमा है, नून लीग उन्हीं की है इनफैक्ट, और मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, बानी पीटीआई, दीगर जो रहनुमा हैं, उन्होंने सभी ने एक से ज़ायद नशस्तों में कौमी और सूबाई असम्बली दोनों हलकों में दोनों सतह के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। बट अब ऐसा लगता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया प्रॉपर्ली। बिल्कुल, इस पर आज हमने बात भी करनी है, और उसके साथ साथ कि ये पैसे और वक्त का ज़िया नहीं है और सियासी पार्टियां इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद वो एक सीट पर ही अवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। तो क्यों इतनी सीट्स पर इलेक्शन लड़ते हैं, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग का जो MQM है, JUIF है, GDA है और बलोचिस्तानी अवाम पार्टी के साथ जो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट का मामला अभी तक सामने नहीं आ सका। किन हलकों में जी सीट एडजस्टमेंट होगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बात करें, उसके साथ साथ इंतखाबी इत्तेहाद की गुत्थी भी ताहाल अभी तक सुलझ नहीं सकी। क्या दोनों जमातें इलेक्शन से इत्तेहाद कर पाएंगी? और इसके साथ साथ बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो के बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि पहले मियां साहब का नारा था मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के तनकीदी तंज कहीं नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो नहीं है, इस पर भी हमने बात करनी है आज। इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने पर
तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान उन्होंने किया है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है, हमारे पास प्लान भी मौजूद है। अर्जेंट मेयर के तौर पर अदालत जाएंगे, अदलिया से पिटीशन जल्द सुनने की इस्तदा भी करेंगे। जबकि इंतखाबी निशान रोका गया तो मखसूस नशिस्तें आजाद लोगों को मिलेंगी। पीटीआई मंगल को पेशावर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और बल्ले के निशान के बगैर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हमारे साथ बात करेंगे आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो कागजात नामजदगी के हवाले से हम बात करें, इसका पहला राउंड जो मुकम्मल हुआ है और अभी हम जिन हलकों की बात भी कर रहे थे कि मुख्तलिफ हलकों से कागजात नामजदगी इन बड़े लीडरान ने जमा कराए हैं, इस पहले राउंड की तकमील को आप किस तरह से देखते हैं? वो इलेक्शन का माहौल जिस पे बार बार कुछ इबाहम थे वो क्लियर होता नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, और जिस जिद्दोजहद से आप दफ्तर पहुंची वो काबिल इस्ताइश है। थैंक यू। जो मैं सुन रहा था कि धुंध में आप पहुंची हैं, और ये जिद्दोजहद पाकिस्तान का हर शहरी करता है जी। अब सियासी जमातों के जिम्मे आ गई है, क्योंकि धुंध से मैं सियासी जमातों पे आ जाता हूँ। क्योंकि इलेक्शन लड़ना और वोटर को कायल करना और वोट वाले दिन उसको पोलिंग स्टेशन ले जाना, ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है सियासी जमात, उनके वर्करों की, लीडरों की। और जो रात गए इतलात आई उसमें पीटीआई ने सबसे ज्यादा कागजात जमा कराए हैं। और मैं अभी जुनैद अकबर साहब का एपी से ट्वीट देख रहा था कि उनकी जमात के 34 लोगों ने कागज जमा कराए हैं और 6 दूसरी जमातों ने कराए हैं उनके हल्के में। और वो कह रहे थे कि बेशुमार हमारे, क्योंकि वो इस वक्त नंबर के लिहाज से पीटीआई आ गया है। अब आप देखें कि कितना पीटीआई ने शोर होगा किया कि जी हमें रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कहीं सच था कहीं झूठ था। वीडियोस दोनों तरह की सामने आ गई। बिलाल विर का केस आपके सामने है कि उनकी अहलिया ने खुद कहा कि ये एक्सीडेंट पुराना था। इसी तरह कुछ वीडियोस ऑडियोज पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये इलेक्शन का हर दफा एक ना एक नया सिस्टम होता है। अभी वो मरहला आना है जब 2018 के इलेक्शन में पहले इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों को पार्टी छुड़वाई गई थी, और फिर जब टिकट जमा कराने का वक्त आया था तो लोग आजाद हो गए थे। उन्होंने कहा हम टिकट जमा नहीं करा रहे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। तो अब आपने इस चीज को भी वॉच करना है, ये चलेगा काम। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, आप देखें कि उन्होंने एक फैसला दिया है, और मैं शायद आपके पास भी ये कह चुका अपने शो एक्सपर्ट्स में, तो मैं 13 नवंबर को ये कह चुका था कि ये काम मुझे इसलिए नजर आ रहा है कि जब नवाज शरीफ ने सेनेट के टिकट दिए थे तो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच से 0 किया और उनकी पार्टी सदारत छीन ली। हालांकि पार्टी का फैसला आइन के आर्टिकल 17 में मौजूद है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट खत्म ना कर दे किसी पार्टी को, कोई गवर्नमेंट का फैसला, किसी इदारे का फैसला उस पार्टी को नहीं ले सकते आप उससे कुछ भी राइट। ठीक है, तो ये पीटीआई ने उस वक्त बहुत खुशी से कबूल कराया और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे नवाज शरीफ की नाअहली पार्टी सदारत से की और उनके लोग आजाद इलेक्शन लड़े थे। ये मेरी सेंस थी, एक मुशाहिदा था, तज्जिया था जो मैंने 13 नवंबर को किया कि ये मुझे लगता हुआ होता हुआ नजर आ रहा है कि मुकाफात अमल हो रहा है ना, कि तो ये चीजें इनको सोचनी चाहिए थी। अब पेशावर हाईकोर्ट जाएंगे, वो कल पहुंचेंगे, देखेंगे। एक चीज छोटी सी आपने और बात की, फिर मैं असल आ जाता हूँ कि कैंडिडेट क्यों लड़ते हैं। ये सवाल होना भी चाहिए जहन में कि ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पे क्यों। जो लीडरशिप होती है वहां सख्त मुकाबला एक ये भी होता है, दूसरा जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन होता ये है कि जब कोई बड़े लीडर लड़ रहे हो इलेक्शन, वो इसलिए ज्यादा सीटों पे लड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता इलेक्शन के आखिरी दिनों में उनके किसी उम्मीदवार का इंतकाल हो जाए, वो किसी दुश्मन की भेंट चढ़ जाए, उसे गोली मार दी जाए, तो इलेक्शन मुलतवी हो जाता है। तो जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है और पार्टी को लीड कर रहा है, उनके ख्याल में ये होता है कि हम इलेक्शन से ही बाहर ना हो जाएं। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट इस वजह से आया था कि उन्हें कई जगहों से लड़ना चाहिए। हाँ, ये जो है ना 4-4 हल्कों से लड़ना, इस तरह, इसमें जाहिर है कि थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चनिंग आती है। क्वेश्चन होना चाहिए, उसका जवाब भी होना चाहिए। अब मुहिम शुरू होने की तरफ जा रही है कि आज से स्क्रूटनी शुरू होगी, जहां बड़ा सवाल मेरे सामने ये भी होगा कि ये तो ठीक है कि जो लोग जेल में मौजूद हैं, कैद में हैं, यानी मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं हुए, तो मौलाना कौसर नियाज़ी 1970 में पसरूर से जीत गए थे जेल में होते हुए इलेक्शन।
ठीक है। तो ये चीजें मौजूद है कि लोग जेलों से जीतते भी हैं, ठीक है, आते भी हैं, लेकिन जो इश्तिहारी है ना, जो बात असल में कह रहा हूँ, इश्तिहारी जो मुल्जिम है उनके कागजात के ऊपर मुखालिफिन इतराज करेंगे कि जी ये दस्तखत ठीक नहीं है, तो वहां इश्तिहारी को आना पड़ सकता है सामने, और पीटीआई की बड़ी लीडरशिप इश्तिहारी भी है। ठीक है, ठीक है। बिलावल क्या कह रहे हैं, मुझे क्यों बुलाया, नवाज शरीफ साहब का नारा होगा आने वाले वक्त के अंदर। वो एक तस्वीर भी आई फैसल वाउडा साहब की, जरदारी साहब उनके गाल थपथपा रहे थे, मिलती जुलती तस्वीर थी ऐसी। मुस्तफ़ा कमाल साहब की आई थी बानी एमकेएम के साथ, आपको याद होगा। तो मैं देखते हुए थोड़ा सा मुझे हैरत भी थी, और मेरे जहन में भी बिलावल वाला नारा आया कि कहीं कोई किसी सियासी शख्सियत के साथ कोई हाथ तो नहीं होने जा रहा, ये क्या जोड़ तोड़ हो रही है, और बिलावल क्यों कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे, बैलेट बॉक्सेस खुलने दें। आपको क्या लग रहा है? आपने बड़ा अच्छा किया, दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू इकट्ठी कर दी। देखें, बिलावल बड़े अच्छे काटदार फिक्रे उनको लोग लिख के देते हैं, वो अदा भी करते हैं और वो मार्केट भी होते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि उनके वालिद साहब उनकी अपनी मार्केटिंग तबाह कर देते हैं हर दफा। ये पहली दफा नहीं हो रहा, हमें भी बड़ी उम्मीदें थी पिछली दफा 2018 में कि सिंध को वो पीटीआई के मुकाबले में बिल्कुल मिसाली सूबा बना के खड़ा कर देंगे, कि अगर मतलब कारकर्दगी ही मेयार होगा। तो ये तो सारे एक दूसरे के मुकाबले में हार गए, जितनी हमारी सूबाई हुकूमतें थी पिछले 4 साल में, 5 साल में, इन्होंने तो कमाल किया कि ये निचले से टॉप पे आने लग गए। जैसे हमारी अदलिया टॉप पे आ रही थी, जैसे हमारा नैब टॉप पे आ रहा था, और वो 2018 से नीचे चले गए सारे डेसिमल्स। अब जरदारी साहब और वावडा की, मैंने वावडा साहब को बात की थी, मैंने कहा क्या है, कहेंगे नहीं मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अब जिस तरह मफरूजे आपने बयान किए, एक मफरूजा ये भी है पार्टी में नहीं जा रही है, उन्होंने कहा वो नहीं, उन्होंने कहा मैं पीपल्स पार्टी में नहीं जा रहा। नहीं, आपने कहा वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे वावडा साहब, तो मैं उससे कहा सियासी पार्टी में नहीं जा रहा। मतलब वो पीपल्स पार्टी का चुके मिलने गए थे, वो अपनी असल पार्टी से वो बिल्कुल नहीं निकल रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो वही खड़े हैं। ठीक है, अब आप समझ गए। तो वो पीपल्स पार्टी में, तो जो आपने मफरूजा किया कि किसी के साथ हाथ हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना किसी को तंबी करने गए हों वो कि जनाब बहुत हो चुका, ठीक ठाक दायरे में रहे, आउट बिल्कुल नहीं निकलना आपने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि फिर आपके लिए मजीद घेरा तंग हो जाएगा। तो ये चीजें सियासत का हिस्सा होती हैं, आज इधर हैं कल उधर हैं। आप देख लें कि साउथ पंजाब के लोग एक और भी बड़ी अहम बात है ना, आपने तो बड़ी अहम मुलाकातें कवर भी की हुई हैं, देखी भी हैं, फॉलो भी की हुई हैं। आपको मालूम है कि ये जो पिक्चर्स आती हैं ऐसी बड़ी मुलाकातों के बाद, खासतौर पे जिसमें एक पार्टी सरबराह बैठा हो या 1-on-1 किसी शख्सियत की मुलाकात हो रही है, वो बड़ी कॉन्सेंट से आती हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी ने पकड़ के लीक कर दी या मोबाइल से खींच के चढ़ा दी सोशल मीडिया पे। एक पिक्चर अभी बिलावल साहब की जरदारी साहब के साथ बाकायदा तौर पर खींच के अपलोड की गई थी, जब कुछ रिफ्ट दोनों के दरमियान सामने आ रही थी। तो आपको नहीं लगता कि बाकायदा तौर पर ये पिक्चर सामने आई है, एंड दिस पिक्चर हैज अ मैसेज? ये खुफिया बिल्कुल नहीं थी। मैंने इसीलिए कहा आपको कि इसका मैसेज का एक हिस्सा वो है जो आपने कहा कि किसी शख्सियत के साथ हाथ होने जा रहा है, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये भी है कि वो जिससे मिलने गए थे उनको तंबीह भी करने गए थे, उन्हीं की तरफ से गए थे जिस पार्टी का आपने इशारा किया। अच्छा, क्योंकि मैसेजिंग तो वो कर सकते हैं ना कि जनाब ये चीजें हैं, जरा इनको थोड़ा थोड़ा देख के, कहीं पे आपकी जरूरत है, कहीं पे किसी दूसरे की जरूरत है, क्योंकि लेके सबको चलना है। जिसकी जरूरत फील नहीं हो रही, वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला का गाना लगा के, इमरान खान साहब बैठे हुए अडयाला में, और बाकी सब अपने अपने दायरे में चाहते ही हैं कि सब कुछ उन्हें मिल जाए। लेकिन फिर फैसला करने वाले अपने हिसाब से भी चला रहे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सियासतदान, मैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों की बात करूंगा, ये जरूरी नहीं कि वो सारे मैसेजेस समझ लें, समझ के मान भी लें। वो अपनी मर्जी करते हैं और किए जा रहे हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब ये जो इंतखाबी निशान का मामला है बल्ला, उसके बगैर आप क्या समझ रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है और ये फैसला इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन उसके साथ साथ प्लान बी की भी बात की, और अगर हम इन केस ये इंतखाबी निशान का मामला किसी साइड पे जाता है तो क्या मुस्तकबिल है? ऑब्वियसली एक पार्टी के लिए उसका जो सियासी या इंतखाबी निशान है वो बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, और बल्ला जो कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेंसिटिव एक मामला भी है। तो किस तरह से आप समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये बल्ले का निशान नहीं मिलता उन्हें? तो बिल्कुल माजी करीब में प्लान भी इसाक डार साहब के पास भी था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मिन्नत तरला करके ए पे ही रहना पड़ा और IMF के पास रहना पड़ा। इनको कोशिश करनी चाहिए अदालतों के साथ मिलके ना अपने निशान पे ही रह जाएं, क्योंकि वो बड़ा फायदा है। वरना जिन 34 उम्मीदवारों का मैं आपको बता रहा हूँ जुनैद अकबर के हल्के में, जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं, ये जो सियासी वर्कर होता है ना, जब बल्ले का निशान नहीं होगा ना, तो वो कहेगा इस वक्त मकबूल सिर्फ पार्टी मेरी वजह से, मेरी जिद्दत से है। फिर वो किसी को बैरिस्टर गौहर टिकट दे रहे होंगे, किसी को जनाब
जो वकला रहनुमा है लतीफ खोसा साहब टिकट दे रहे होंगे, शेर अब्दुल मरवत दे रहे होंगे, फिर ये काबू में नहीं आएंगे किसी के। लिहाजा इन्हें प्लान बी की कहानी करने की बजाय अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए असल जदोजहद करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की गुफ्तगू करने के। वो नहीं चलता काम, इनको निशान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये निशान जाता है तो ये सारे आजाद हो जाएंगे। आपने भी जिक्र किया, इन्हीं ने बयान भी दिया कि फिर मखसूस नशिस्तों पे इनके उम्मीदवार ही नहीं होंगे, खवातीन नहीं होंगी, तो वो चीजें रुकती हैं, अकलियतों के ऊपर रुकती हैं, नुकसान होता है। लेकिन चूंकि हम आइडियल जमहूरियत की तो बात कर ही नहीं सकते, वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे वही है जो पहले था, क्योंकि हम दायरों के सफर में हैं और उससे हमें निकलने के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किसी किस्म का ना हमने तजर्बा करना है, ना हमने सबक सीखना है। और ये पूरी मिनासुल कौम, आपने हमने दायरों के सफर का जिक्र किया। आजकल वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के बिलबोर्ड्स हम देख रहे हैं, वो शायद इस्लामाबाद से कंटेस्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने दायरों के सफर की लाइन को बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया मुख्तलिफ अपनी तस्वीर के साथ। इसके साथ लिंक करते हुए अब तो बहुत सारे उम्मीदवार फिर अगर ये फैसला ऐसे ही रहता है तो आज़ाद हो जाएंगे, और फिर जो आज़ाद उम्मीदवार आना है उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगी इनके सिर्फ दे विन। तो आप फिर क्या इलेक्शन के ऊपर इसका क्या नतीजा देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं 8 फरवरी को? देखें, मुस्तफा नवाज खोखर की मिसाल इसलिए अलग है कि वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून सबको करीब से देखते हुए पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे, और वो जायजा ले रहे थे कि वो पीटीआई में जाएंगे या नून में। और फिर वो दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी बराह रास्त करनी होगी, क्योंकि ये पार्टी हाल नहीं देती। लेकिन जिन आजाद उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं ना, ये अमूमी तौर पर जाहिर है कि वो उस हिसाब से बात हो रही है कि जो पीटीआई के इलेक्शन, जो पीटीआई से जिनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा या निशान नहीं होगा, तो फिर ये ज्यादा आप देख लें, फिर 70% वहां जाएंगे जहां फैसल वावड़ा के पिया चाहेंगे, फिर उधर ही घुमाए फिराएंगे, फिर ये उधर ही चले जाएंगे चाहेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग बरस्ता मैंने कहा आपकी बात आपके साथ की जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच आमिर इलियास राना साहब फॉर जॉइनिंग अस। सियासी माहौल के ऊपर हम बात करें, बहुत वक्त बाकी है और पाकिस्तान की सियासत हर नया दिन उसमें नई नई खबरें होती है, नया नया माहौल होता है, तो आपको आगाह करते रहेंगे। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और है आपके लिए हमारे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और सुबह सुबह अच्छा मौसम है तो अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और वो वर्चुअली खाना है हमें। आज सुहेब खान जी हमें लाहौर के शाही भटूरे खिला रहे हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट देसी फूड। जी, तो हम पहुंच चुके हैं लाहौरी शाही भटूरे, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत रश है, तो आइए चल के ओनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके भटूरों में ऐसी क्या खास बात है। अच्छा वो साहब, ये बताइए कि आपके भटूरों में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी भटूरों में नहीं है? यार ये खास बात है, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए, नीयत साफ होना चाहिए, जिसको आप बनाएंगे नीयत साफ रखें आप। अच्छा, जो जी अलग है, देखो मैदा भी एक है, मसाले भी एक हैं, जी। हर चीज़ एक है, पर नीयत आपके अंदर साफ होना, हर चीज़ अच्छी बन जाए। अच्छा, तो किस तरह आप घर में देख लो यार, आप चीज़ नहीं बना रही, बेगम के हाथ कहेंगे मजा है, दूसरे कहेंगे नहीं मजा है। जी, तो हमारे साथ कस्टमर मौजूद है, उनसे हम रिव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे इन भटूरों में ऐसी क्या खास बात है। अच्छा, आप बताएं कि यहाँ पे आप पहली दफ़ा आए हैं या फिर आप आते रहते हैं? जी, इधर मैं स्पेशली बहुत देर से आ रहा हूँ, आज नया नहीं है, बहुत पहले से आ रहा हूँ। माशाल्लाह से इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए बार बार आने का दिल करता है। तो आप हमें बताएं कि यहाँ का खाने का टेस्ट बताएं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, लगता है आपको, और आप यहीं क्यों आते हैं? टेस्ट इसलिए है कि दूसरों से मुख्तलिफ है, थोड़ा सा जायका हटके होता है इनका, एक टेस्ट लेकर बार बार दिल करता है कि बार बार आने का। तो हाइजीन के बारे में हमें बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो आज का कोई इशू नहीं बना। अगर ऐसा होता तो हम दोबारा फिर इधर कंटिन्यू ना करते। अच्छा सर, बताएं कि आप यहाँ पे रोज़ाना आते हैं या फिर कभी कभार आते हैं, पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, कभी कभार आते हैं हम, बस सुना हुआ मशहूर है यहाँ के, तो अच्छा। कभी कभार खाना टेस्ट करने आ जाते हैं। तो इनका खाना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो आते हैं। अच्छा, तो खाने के बारे में थोड़ा बताएं कि इनके खानों में ऐसी क्या है जो आप कहीं और से भटूरे नहीं खाते? बस मशहूर है और इनका एक अपना टेस्ट है भटूरों का। अच्छा, और बताएं हाइजीन के बारे में बताएं कि हाइजीनिक है ये खाना? जिस तरह आम रेस्टोरेंट्स का होता है उस हिसाब से तो ठीक है। अच्छा। अगर आप बहुत कोई कहें कि बहुत कोई हाइजीनिक है उस लिहाज से तो फिर नहीं बनेगा ये। जी, तो हमारे साथ इसमें मौजूद है शेफ़, और आपको जैसे पहले भी बताया गया, शेफ़ सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है।
कोई भी खाना मज़ेदार बनाने में। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मोहम्मद सलीम साहब। आपके चने जो हैं वो सबसे मतलब इतने मज़ेदार कैसे हैं, जो बाकियों से सबसे मुख्तलिफ क्यों हैं? मज़ेदार ये तो अल्लाह की रहमत है और मेरी तो इसमें कोई खूबी नहीं है। तो आपके जो मसाले हैं वो बाकियों की तरह सेम है या फिर कोई मुख्तलिफ हैं, या फिर आपको स्पेशल मसाले यूज़ करते हैं? ये अपने दालचीनी है, अच्छा लौंग है और धनिया साबुत है। अच्छा अच्छा ये धनिया चीज़ा अच्छा अच्छा। तो आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं बोला कि 24-25 साल हो गए। जैसे कि हमने अभी शेफ़ से बात की तो वो यहाँ पे 24-25 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मसालों के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि वो कैसे बनाते हैं। तो चाहिए ट्राई करते हैं कैसा है, मज़े का है या नहीं, ये तो खा के पता चलेगा। वाह क्या बात है, भटूरे साथ चने, उसके बाद अचार और सैलड और ऊपर रायता, क्या बात है। भटूरे तो मैंने बहुत खाए हुए हैं लेकिन इससे बेस्ट भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए, ज़बरदस्त। जी तो खाना हमने ट्राई कर लिया और जैसे कि आपको पता है खाना खाने के बाद हम रिव्यूज़ देते हैं। तो आज मैं इस भटूरों के रिव्यूज़ दूंगा कुछ। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट है 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार भटूरे हैं। मैंने भटूरे बहुत खाए हैं लेकिन इस तरह के जो मज़ेदार भटूरे हैं वो मैंने आज तक नहीं खाए। प्लस जो इनके चने हैं बहुत ही मज़ेदार दिल्ली गेट से चने हैं, साथ में अचार देते हैं और सैलड देते हैं। तो टेस्ट मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अगर मैं एम्बियंस की बात करूं तो एम्बियंस कुछ खास नहीं है, सिंपल कुर्सियां और टेबल हैं। अगर आपको वही बात है टेस्ट चाहिए तो आपको एम्बियंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एम्बियंस इज़ नॉट दैट गुड, सो एम्बियंस होगा 6 आउट ऑफ 10। और जहाँ पे मोस्टली जो होते हैं वो फीमेल्स आती हैं, वोमेन आती हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं तो इनके पास उनके लिए अलहदा की जगह भी है। अगर मैं हाइजीन की बात करूँ तो मैंने पर्सनली किचन विज़िट किया और हाइजीन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जो जितने कस्टमर्स हैं वो रिपीटेडली दोबारा बार बार आते हैं, इसका मतलब है कि हाइजीन बहुत अच्छा है। और खाने में भी मुझे लगा है हाइजीन में कोई इस तरह इशू नहीं है। तो हाइजीन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, ये आपको मिलेगा मेन इचरा बाज़ार जो है पाकिस्तानी चौक में। एक ही दुकान है, जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल दुकान कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 और भी हैं लेकिन जो ओरिजिनल लाहौरी शाही भटूरे हैं वो एक ही है। तो आप ये वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। इचरे में मेन इचरा बाज़ार पाकिस्तानी चौक में आपको ये शॉप मिलेगी। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 160 रुपये की एक प्लेट है जिसमें चने मिलते हैं, आपको 2 भटूरे मिलते हैं और उसमें आपको साथ सैलड और रायता मिलता है। तो प्राइस पे भी बहुत जेब पे हल्का है। तो प्राइसिंग में अगर मैं नंबर्स दूं तो आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। तो अगर आपने भटूरे ट्राई करने हो वो भी सस्ते और मेयारी तो ये जगह है आपके लिए। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं और ऐसे लोग तो ना होने के बराबर हैं इस दुनिया के अंदर, जो दुनिया का नक्शा ही तब्दील करके रख चुके। ऐसे ही लोगों में से एक नाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिनका आज यौम पैदाइश मना रहे हैं हम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची में पैदा हुए। इम्तियाजी नंबरों से इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। इसके बाद उनके वालिद ने अपने बेटे मोहम्मद अली जिन्ना को आला तालीम के लिए बरतानिया भिजवाया। 1891 में इनफैक्ट 1891 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की आला डिग्री का आगाज़ किया। 1896 में उसे मुकम्मल किया, वतन वापस लौटे। कायद आज़म ने वकालत के साथ साथ सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया। 1906 में वी ऑल नो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और फिर साथ साथ कांग्रेस की जो तवील रफ़ाकत थी इसमें कुछ पोलिटिकली अपने आप को ज़्यादा बेहतर किया और हिंदू रहनुमाओं की चालें देखी। देन ही गॉट टू नो कि उनकी मंजिल शायद कांग्रेस नहीं है। इन 1913 मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे, मुस्लिम रहनुमा थे इनफैक्ट, जो उसमें सरागा खान सोइम थे, अल्लामा इकबाल थे, चौधरी रहमत अली थे, उनकी दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए और फिर मुसलमानों की जो एक सियासी बेदारी थी उसके लिए काम शुरू किया, उसकी दाग बेल डाली और फिर अपने सियासी सफ़र को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। कायद की फ़हम फरासत की बात की जाए, सियासी दूरअंदेशी की बात की जाए और जहद मुसलसल के बायस ना सिर्फ अंग्रेज़ों को चलता किया बल्कि मुसलमानों को हिंदुओं के शिकंजे से बचाते हुए 14 अगस्त 1947 में एक आज़ाद रियासत हासिल करने में कामयाब भी हो गए। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही दुनिया का ये अजीम कायद टीबी जैसे मुहलिक
एक बीमारी में मुब्तला था, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को एक राज रखा क्योंकि वो जानते थे कि दुश्मन को अगर उनकी बीमारी का इल्म हुआ तो पाकिस्तान बनने की राह में ताखीरी हरबे अपनाएगा। और ये भी हकीकत थी कि बरे सगीर के मुसलमानों के पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाए का कोई और लीडर नहीं था। कायद आज़म की बीमारी के इस राज को सीक्रेट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को अमली तौर पर कायम करने के महज सिर्फ 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को 71 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। आज पूरी कौम बानी कायद जो बानी पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम भी पेश करती है और आज उनकी चूंकि सालगिरह भी हमने सोचा इस हवाले से उनकी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस एग्जैक्टली हमारे साथ फाद अली काज़मी मौजूद हैं, उनसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर कुछ रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। फाद, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया और सुबह है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? On the show once again. A very important day, 25th of December for Pakistan and obviously for the history of the world. जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को तब्दील करके रख देते हैं, कायद आज़म was one of them. आप कैसे अहाता करेंगे कायद आज़म की शख्सियत का? जी, बिफोर मैं कायद आज़म के ऊपर बात करूं, मैं ख़ास तौर पे जो हमारे मसीही भाई हैं उनको ख़ास तौर पे मैरी क्रिसमस ज़रूर कहना चाहूँगा। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से जो मंसूब ये दिन है, अल्लाह ताला जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जो कि हमारे नबी हैं, हम सब के नबी हैं, अल्लाह ताला उनके सदके दुनिया के ऊपर, उनका एक टाइटल था प्रिंस ऑफ पीस, तो अल्लाह अमन और आश्ती सबको अता करे। आमीन। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी वाकई जैसे आप कह रहे हैं, स्टैनले वॉलपर्ट हैं, बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, जिनका ये जुमला है जो आपने भी अपनी इंट्रो के अंदर प्रेजेंट किया कि बड़े कम लोग हैं जो तारीख के धारे को बदलते हैं, जोग्राफिकल चेंज क्रिएट करते हैं और फिर एक नेशन स्टेट क्रिएट करते हैं। कायद आज़म ने ये तीनों काम किए, यानी इनमें से एक भी काम होता तो शायद बहुत बड़े लीडर होते। 3 काम यकवत किए, हिस्ट्री को मोड़ दिया, जोग्राफिकल चेंज क्रिएट की, नेशन स्टेट खड़ी कर दी, बहुत बड़ी बात है। और कायद आज़म की जो सारी स्ट्रगल है उसको अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो आपका वन वर्ड दैट इंस्टेंटली कम्स टू वन्स माइंड इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। आप बज़ाहिर उस तरह से जेल नहीं गए, आपने जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज को पार्लेस के जरिए, डायलॉग के जरिए, डिस्कशन के जरिए आपने कायद आज़म जैसे मुल्क को हासिल किया। आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है जो कायद आज़म ने किया और ये एक स्ट्रगल का वो पहलू है जो शायद दुनिया के बहुत से लीडर्स नहीं कर पाते कि आप टेबल टॉक, कॉन्वर्जेशन, डायलॉग, पार्लेज, उसके जरिए से अपनी एक राह मुतय्यन करते हैं और अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है अटेन करते हैं। कायद आज़म, जैसे आपने भी इंट्रो के अंदर बताया कि आगाज़ में आप कांग्रेस के साथ थे और एक टाइम ऐसा भी था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बैक वक्त आप मेंबर थे और आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एम्बेसडर कहा जाता था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और कायद आज़म उस वक्त आगाज़ में ये समझते थे कि कोएग्जिस्टेंस का कोई सबील निकल आए, मुस्लिम राइट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो शुरू की जो आपकी स्ट्रगल है, शुरू के जो आपके 20-30 साल की स्ट्रगल है, खास तौर पे जब हम 14 नकात की भी फेमस 14 पॉइंट्स की भी बात करते हैं, तो कायद आज़म ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मुस्लिम राइट्स की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को कोटा मिल जाए। कल को अगर बरतानवी राज खत्म होता है तो मुसलमानों के राइट्स होने चाहिए जो उनको मिले, और वो उस लेवल के ऊपर वो स्ट्रगल जा रही है। और लेकिन वो इनकंक्लूसिव रही, डेडलॉक्स रहे, अल्टीमेटली आपको छोड़ के जाना पड़ा। बड़ी हिंदू डोमिनेंस के अंदर पॉसिबल भी ना होता, और ना होता शायद, ना होता, लेकिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली एक बहरहाल एक फार्मूला तो था, बन सकता था, शायद बन भी जाता, वी डोंट नो, अब हाइपोथेटिकल बात है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, लेकिन बस एक वो था। लेकिन अल्टीमेटली नहीं हुआ। गोल में इस कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आप गए, नई बातें आपकी मानी गई। फिर मुसलमानों के यहाँ भी अभी कायद आज़म को वो पजीराई एट टाइम्स नहीं मिल रही थी आगाज में। मतलब 1920s की बात करें तो फैक्शंस हैं, रीजनल पॉलिटिक्स है, फ्यूडल्स हैं, इनको यूनाइट करना अंडर वन अम्ब्रेला बड़ा मसला था ये। और आप बदल हुए। आप 1930s में एक पॉइंट वो भी था, आपने कहा मैं इंग्लैंड में रहूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन फिर अल्लामा इकबाल के लेटर्स और लियाकत अली खान के लेटर्स के आप ही आए, आप ही लीड कर सकते हैं और आके लीड करें। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इकबाल से मिलने लाहौर आए
और वो कहते हैं कि इकबाल के लिटरली कदमों में बैठ गए आके लाहौर में, और उन्होंने आगे कहा कि इकबाल आप हैं असल में मुसलमानों के लीडर, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? यानी उन्होंने इंदिया दिया कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप पीछे क्यों हैं? तो अल्लामा इकबाल इसको समझ गए और आप बड़े तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, और आपने कहा आई एम बट अ सोल्जर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक सिपाही हूं और मैं इसमें फख्र महसूस करता हूं। और आपने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, जलाल में आए आप। ये लेट 1930s की बात है, जब इकबाल भी आपको पता है 1938 में आपका इंतकाल हुआ। तो 1940 के अंदर फिर वो जो लैंडमार्क जिसको हम कहें कि वाटरशेड मोमेंट है, करारदाद लाहौर, कायदे आज़म का जो तकरीर है कि हम दो कौमें हैं, एक का हीरो दूसरे का दुश्मन, दूसरे का दुश्मन दूसरे का हीरो, कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ये कायदे आज़म ने कहा, ये कायदे आज़म के फिक्रे थे। 1940 इज द टर्निंग पॉइंट, वो जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उस वक्त भी कुछ बड़ी अहम शख्सियात थी, विदाउट नेमिंग एनीवन, जो टू नेशन थ्योरी जिनको आज भी कोट किया जाता है कि वो दे वर राइट, यू नो, व्हेन वी सी द सिचुएशन इन पाकिस्तान, बहुत सारे मामलात के अंदर। लेकिन अब हम अगर ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन, बिलखुसूस इंडिया के अंदर इस वक्त जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और इनफैक्ट जो छोटी ज़ात के हिंदुओं के साथ सेल्फ ऊपर की ज़ात के हिंदुओं का सलूक है, उसको देखते हुए हमें बहुत से मौक़ों के ऊपर ये बात लोग अब कहते हुए नजर आते हैं, और यूथ कहते हुए नजर आती है कि यस, मोहम्मद अली जिन्ना वाज राइट द वे ही वाज थिंकिंग। इस पर ज़रा बताइए, आजकल का जो वक्त है, ये कैसे उनकी थ्योरी को राइट डिटरमिन कर रहा है? इमरान, ये तो बहुत आपने आला बात उठाई है, बहुत आला नुक्ता उठाया है। आई थिंक हिस्ट्री हैज विंडिकेटेड द स्टांस ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज से पहले मुझे पड़ोसी मुल्क जाने का बहुत दफा इतफाक हुआ, मैं 5-6 मरतबा, जब हालात कुछ बेहतर थे, किसी कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह हम जाया करते थे। मैं आपको सच्ची बात कहूं, मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है वहां पे, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। उनके जो मतलब, हम तो शायद मीडिया के कुछ फेसेस से शायद समझते हैं कि मुसलमान जो हैं वो सही बॉलीवुड एंड ऑल, हाँ, बॉलीवुड व्हाटएवर, हाल बहुत बुरा है। आप ना सिविल सर्विस में आपको मुसलमान नजर आते हैं उस तरह, ना एकेडमिया में नजर आते हैं मुसलमान उस तरह, ना मतलब कोई अच्छी, मतलब बहुत ओवरऑल किसी अच्छी पोजीशन पे आपको टॉप पोजीशन पे उस तरह नजर, इक्का दुक्का तो आएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि तादाद तो है वहां पे, लेकिन जब आप मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आपको वो स्लम्स में नजर आएंगे, आपको वो अंडर डेवलप्ड एरियाज में नजर आएंगे, आपको और जॉब्स करते हुए नजर आएंगे। और जो अब हो रहा है, यानी बुचर ऑफ गुजरात को, जिसको दुनिया ने कहा बुचर ऑफ गुजरात, ही हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब जो हो रहा है वहां के ऊपर, हिंदुत्वा और हिंदू राज और वही सारी बातें जिनको कायदे आज़म प्रिडिक्ट कर रहे थे प्रोबेबली, और मुस्लिम लीडरशिप प्रिडिक्ट कर रही थी, वो मुसलमानों के साथ हो रही है वहां के अंदर। तो हिस्ट्री हैज विंडिकेटेड टू नेशन थ्योरी। हालांकि हम मतलब ऑन द फेस ऑफ इट हिंदुस्तान इज सेकुलर, ऑन द फेस ऑफ इट वहां पे हम सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कश्मीर के अंदर उन्होंने जिस भोंडे तरीके के साथ उसको अनेक्स करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से यूएन रेजोल्यूशंस को वो वायलेट करते ही जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनका जो सेकुलरिज्म है उसके गुब्बारे में से तो हवा प्रैक्टिकली निकल चुकी है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के स्टांस को विंडिकेट किया। एक बात मैं ये कहूंगा कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स उस दौर में कायदे आज़म के बरक्स खड़े हुए जी, और वो शायद यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे थे, या वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। और कायदे आज़म पर इतराज़ भी एक ये था कि बज़ाहिर ये बाबू हैं, बज़ाहिर ये तो हमारी तरह के नहीं हैं, इनको इस्लाम का क्या पता, इनको आइडियोलॉजी का क्या पता, और इस पाकिस्तान के गुनाह में नाउज़ुबिल्लाह हम शरीक नहीं होना चाहते, इस तरह के जुमले वो बोला करते थे। लेकिन हिस्ट्री ने प्रूव किया कि कायदे आज़म ही ठीक थे, और उन्हीं स्कॉलर्स के आज एयर्स पाकिस्तान के बुरसा बने हुए हैं, which is again very interesting। अच्छा फाद, अभी जिस तरह से हम इस टू नेशन थ्योरी को भी आप बता रहे हैं, लेकिन आजकल अगर हम अपनी यंग जनरेशन के अंदर देखें, और जिस तरह हम कायदे आज़म को एक लीडर समझते थे, हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, सियासतदान है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का लीडर हम कहते थे कायदे आज़म को, उस तरह का लीडर ये नेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाई? This is a very again a very pertinent and a very difficult question। मतलब देखें, कायदे आज़म की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, आप उनके कैरेक्टर को ही देखें, राइट फ्रॉम वेरी माइनर बेसिक थिंग्स, और बड़ी बड़ी चीजें भी उससे ही फूटती हैं। He was very punctual, he was a man of integrity, he was dead honest।
मतलब लोगों ने कहा कि जी ये फलाने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, ये आपको हम दे रहे हैं, सीक्रेटली आप तक लाए हैं। कायदे आज़म ने डांटा, हम पॉलिटिक्स भी करेंगे तो हम प्रिंसिपल्स की करेंगे, ये चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स मुझे ना कोई लेके आए। मतलब माइनर चीजें इस तरह की पॉलिटिक्स ऑफ ऑडियो लीक्स, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ही वाज अ मैन ऑफ एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी। जब गवर्नर जनरल बने हैं, 1 साल की उनकी चीजें पढ़ें। गवर्नर जनरल हाउस की लाइट्स खुद ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया तनख्वाह रखी हुई है अपनी। अगर कोई चीज पसंद है, किसी ने अंडा जी वो फलाने शेफ ने बनाया, उसकी ये इसके पैसे किसने दिए हैं, शेफ को कौन लेके आया है, ये गरीब मुल्क है, ये शेफ के पैसे कौन दे रहा है, खुद देते हैं। मतलब एक एक माइनर चीजों के, माय गुडनेस। ये सॉक्स जो हैं ये मैंने खरीदी हैं, ये मेरे पैसों से डिडक्ट हो, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से डिडक्ट ना हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वी आर टॉकिंग अबाउट कायदे आज़म। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के ट्रेड्स वाला बंदा और हमारे ही जो पॉलिटिशियंस हैं, आई थिंक वेरी सोचना, जितने कम वक्त में ये बात करना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन एज यूजुअल एज आई से आप कम वक्त के अंदर संबो देते हैं टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने साहब मामले पे बात की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में पैदाइश के बारे में हम बात कर रहे थे, और आजकल के लोग, आजकल के हमारे सियासत करने वाले या कानूनदान कैसे उनसे सीख सकते हैं, हम इस पर भी बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब देखते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जहां पे बात हो रही है फैज और मंटो फैशन के हवाले से। क्या ये दूसरे बड़े अदीबों की हक तलफी का बाइस बने, इसी पे बात हो रही है, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। सुबह का वक्त है, मॉडल टाउन पार्क लाहौर में बहुत ही खूबसूरत सुबह है, धुंध है, और जब धुंध छाती है लाहौर में और स्पेशली मॉडल टाउन पार्क लाहौर में, तो जो दरख्त होते हैं वो अजीब देवमलाई मंजर पेश करते हैं, एक अजीब तिलिस्माती सा मंजर होता है। बहुत खूबसूरत सुबह होती है मॉडल टाउन पार्क लाहौर में। वहीं पे एक महफिल जमती है जिसको तकिया ताड़ कहते हैं, जहाँ पे मुसन्निर हुसैन ताड़ साहब बैठते हैं, और उनसे हम हर सोमवार को एक सवाल करते हैं और फिर उसका वो जवाब इनायत करते हैं। ताड़ साहब, आज का मेरा सवाल ये है कि फैज़ साहब के कद में कोई शक व शुबा नहीं, बहुत बड़े अदीब हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत पाई, क्या इमेजरी है उनकी शायरी में, क्या जमालियात हैं, क्या खूबसूरत नगमगी है, क्या बड़े आइडियाज़ हैं। इसमें उनके कद में कोई शक व शुबा से बालातर है उनका कद। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मंटो साहब को भी देखते हैं तो उनकी भी जो कहानी है वो कितने बड़े कहानीकार हैं, ये भी शक व शुबा से बालातर है। लेकिन जब हम करंट देखते हैं कि इस वक्त जो तकारीब हो रही होती हैं अदबी, या कोई अदबी मेले ठेले हैं, या बुक फेस्टिवल्स हैं, या कोई इस तरह की तकारीब जिनका अदब से ताल्लुक़ होता है, तो वहाँ पे फैज़ साहब और मंटो साहब का नाम बहुत नुमायां तौर पे नज़र आता है। जबकि इसी पूरे अहद में अगर हम देखें और उस निस्फ सदी को देखें, कृष्ण चंद्र हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, फिर उसके बाद एक पूरा तसलसल है, शायरी में भी मजीद अमजद हैं, नूर मिम राशिद हैं, एक तसलसल है, और बहुत बड़े लोग हैं ये। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नई नस्ल है उन तक ये जो बाकी बड़े लोग हैं उनकी एक्सेस जो है वो थोड़ी मुश्किल है, या उसको आसान नहीं बनाया गया और उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है? फैज़ साहब इसलिए फैशन बने कि उनकी याद में फैज़ मेला भी होता है, बाकी भी सारा कुछ, और डिज़र्व भी करते हैं वो। और मुझे ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि अगर किसी शायर के मैक्सिमम शेर याद है, मैं बहुत फसडी हूँ इस मामले में, तो वो फैज़ साहब है। उनकी अज़मत में तो कोई इनकार नहीं हो सकता। इसी तरह मंटो साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे हमसाए रहे, मैंने उनके बारे में लिखा भी, टेलीविज़न पे भी 5-6 प्रोग्राम किए। लेकिन जब इनको एक होते कल्चर वल्चर, ये कल्चर के गिद्ध होते, और इनका एक ख़ास महदूद नुक्ता नज़र होता है, जो कुछ इनकी समझ में थोड़ा बहुत आता है उसको लेके चल निकलते हैं। उनको बाकी जो कुछ क्रिएट हो रहा होता है उसकी खबर नहीं होती, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं होता। बात कही थी कि एक दफ़ा अपना इकबाल बानो वो गा रही थी, देखेंगे हम भी देखेंगे जब तक उछाले जाएंगे वगैरह। तो उस महफिल में मेरे साथ 2 ख़वातीन बैठी, और वो टिपिकल कल्चर वो थी, बहुत मॉडर्न, लेकिन सिंधी अजरक है यूँ करके बुक्कल मार के बैठी हुई और सिर हिला रही। और साथ वाली खातून, कैन यू बिलीव इट, वो तर्जमा कर रही थी कि विल सी एट लास्ट विल सी। तो इस किस्म के लोग ज़्यादातर इनको ओन करते हैं।
मंटो भी क्योंकि उसमें उसकी जो अट्रैक्शन है फौज निगारी बकौल उनके, या चंद एक जो हुए हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा कोट हुए हैं उनके 47 के हवाले से, उन्होंने बाकी मंटो को भी नहीं पढ़ा। मैंने एक दफ़ा कहा था ना कि मंटो ने मेरा ख्याल 5% ऐसे अफसाने लिखे, 95% की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जो फैशन वाले हैं उनको वही पसंद आते हैं। अच्छा, इसका एक वो कहते हैं ना कि अपने इनको याद रखना चाहिए, रफ्तगान को बिल्कुल याद रखना चाहिए, लेकिन सबको रखना चाहिए ना। उससे ये हुआ कि मंटो के साथ बाकी सारे जितने बड़े फिक्शन राइटर्स थे वो मदम हो गए, वो बैकग्राउंड में चले गए। आज तक किसी ने बेदी की बात नहीं की, कोई फंक्शन नहीं हुआ उसका, मतलब कोई अफसाना मेरा ख्याल हमारे निसाब में शामिल ही नहीं होगा। सिख जो थे कृष्ण चंद्र इतना बड़ा अफसाना निगार था। अब्दुल्ला हुसैन अभी रिसेंट की बात है, आप ये बताएं कि यंगर जनरेशन जो है उसको कभी अब्दुल्ला हुसैन का कुछ ख्याल आया, या कहीं को उसका अब्दुल्ला हुसैन फेस्टिवल हुआ हो। इंतज़ार हुसैन के साथ भी यही है, इंतज़ार हुसैन भी आहिस्ता आहिस्ता। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो बड़े राइटर हैं वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। शायरी के साथ तो होता ही रहता है। तो मुझे हैरत होती है कि इब्न इंशा, मेरा ख्याल कि उर्दू लिटरेचर में कोई एक शख्स के, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि जो शख्स शायर होता है वो अच्छी फ़िक्शन नहीं लिखता, और जो फ़िक्शन अच्छी लिखता है वो शायर इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन वो कमाल की एक्सेप्शन है कि उनकी फ़िक्शन जो है, मिजाज जो है, या वैसे उनके सीरियस जो भी है, उनको आप देखें और उसके बाद उनकी शायरी देखें। शायरी मतलब है कि इतनी बड़ी शायरी उन्होंने की है, और बिल्कुल वही कि उनके पाए की या उनकी लफाजी की या उनके थॉट की और कोई बंदा शायरी नहीं कर सका। और बगदाद की एक रात है, उसका जंग के बारे में जो है, उनके चांदनगर उनकी जो पहली मेरा ख्याल मजमुआ था जो उन्होंने मुझे इनायत भी किया, आप उनकी शायरी पढ़ें तो वेयर इज़ इब्न इंशा एज ए पोइट या एज ए फिक्शन राइटर, उनका कोई नाम ही नहीं लेता। अच्छा, अगर आप ज़रा सा आगे आएँ तो अख्तर शिरानी अपने ज़माने में मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे। मतलब है कि वो इतने पॉपुलर रोमांटिक शायर थे कि पूरी पूरी नज़में नौजवानों को याद थी। एक खुशी मोहम्मद नाज़र होते, कमाल के शायर थे, कोई उनका रेफरेंस नहीं आता। अच्छा, ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें बहुत अहम जो है वो मजीद अमजद है। तो मजीद अमजद साहब जो हैं, उनके यहाँ आपको पूरी ज़िंदगी मिलती है, और उन्होंने खाकरोब के बारे में लिखा है, पनवाड़ी के बारे में लिखा है, एक बाग के बारे में लिखा है, मतलब कि एंडलेस उनकी पॉसिबिलिटी है। और एक बहुत अहम मजीद अमजद का जो है कि जो साउंड्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, उन्होंने अल्फाज में वो साउंड क्रिएट किए जो किसी और शायर ने नहीं की। अगर वक्त होता तो उनके कुछ मैं हवाले दे सकता था। और मुझे ज़्यादा क्योंकि फैसिनेट इसलिए करते हैं कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़िक्शन राइटर के मौजू बहुत वसी होते हैं, उन तमाम मौजूआत जो हैं उनमें कहीं ना कहीं मजीद अमजद फिट होता है जो कोई और शायर फिट नहीं होता। अब मतलब आज दिसंबर है, आज आपको पता है, और ये हो नहीं सकता कि जब दिसंबर आए तो लोगों के दिलों में मजीद अमजद की नज़म जो है, म्यूनिख, शहर म्यूनिख में आज क्रिसमस, आपको याद होगा, बर्फ़ गिरती है, साज बजते हैं, यहाँ से वो शुरू होती, कमाल की नज़म, जिस तरह अर्श सदीकी की उसे कहना दिसंबर आ गया। तो ये होती बड़ी शायरी। इनको हम बिकॉज ऑफ दैट फैड, मतलब मंटो का या फैज़ का, वो सारी पसे पुश चली गई है। यानी हम लिटरेचर के हवाले से, अच्छा इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं, वो अपने तौर पे बड़े लोग हैं, लेकिन वो बाकी जो पसे पुश चले गए हैं, वो बाकी जो रीडिंग पब्लिक है, जो लिटरेचर में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी तवज्जो उधर नहीं जा रही। तो मैं ये नहीं कहता कि अब फैड तो ये टेम्परेरी होती,
और ये भी टेम्परेरी है, कल को कोई और फैड हो जाएंगे। तो फैड का हमेशा, फैशन का हमेशा ये नुकसान होता है। जो डिज़र्विंग लोग होते हैं एंड एट टाइम्स वो एट पार होते हैं जिनके बारे में वो फैशन होता है, और कभी कभार उनसे भी ऊपर होते हैं, वो सारे बुला दिए जाए। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि कई दफ़ा इस तरह के जो अदीब हैं, अगर एक दो को इस तरह जो शोहरत है वो दूसरे अदीबों का हक खाती है। इस तरह एक अदीब की कुछ चीज़ें समटाइम्स उसकी दूसरी चीज़ों का हक खा जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप खान साहब, इशफाक अहमद खान साहब की बात करें और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा जो गडरिया के हवाले से बात की जाती है, तो जब आप इशफाक साहब की बात करेंगे तो गडरिया की बात करेंगे, और कोई भी फ़र्द जो है वो गडरिया पढ़ के ये समझेगा कि उसने इशफाक अहमद खान को पढ़ लिया, जबकि इशफाक साहब ने गडरिया की सतह की ही बहुत सारी चीज़ें और भी लिख रखी हैं। इसी तरह हर जो राइटर है कई दफ़ा उसकी एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है, तो वो बाकी चीज़ों का हक खा जाती है, हालांकि वो भी इतनी ही बड़ी हैं। मंटो साहब की जो अफसाने हैं, जिस तरह खोल दो है या इस तरह की जो अफसाने हैं जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, मंटो साहब के जितने बाकी अफसाने हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अफसाने हैं जो उसी कद के हैं, इतने ही बड़े हैं, लेकिन बावजूद उनको उस तरह की शोहरत नसीब नहीं हुई। तो मतलब यह है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो यकीनन मंटो को सारा पढ़ेंगे तो आपने मंटो को पढ़ा होगा। बिल्कुल इस तरह जब आप अदब की तरफ देखते हैं तो अगर आपको दो तीन बहुत प्रोमिनेंट शख्सियात किसी वजह से नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप बाकी अदब जो है आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस निस्फ सदी का या वो जो लिटरेचर है वो आपने पढ़ रखा है। तो लिटरेचर जो है इस हवाले से जो बहुत बड़े नाम है उर्दू अदब में, उनको ज़रूर पढ़िए। वो बहुत बड़े अदीब हैं और वो आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। बड़ा अदीब वही होता है जो आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेके आए, मुस्बत तब्दीली। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने आपको आज म्यूजिक का तड़का भी लगाना है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये टर्म क्रिकेट की बात कर लेते हैं। सिंस वी नो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जारी है। एमसीजी के तारीखी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तैयार है वंस अगेन टू फेस ऑस्ट्रेलिया। खबरें कुछ बहुत अच्छी पाकिस्तान के हवाले से इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रही, चूंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अनफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अबरार का शुरू में पाकिस्तानी टीम को धचका लगा था, देन खुरम अनफिट हो गए। अब जो कुछ तब्दीलियां हुई हैं पाकिस्तानी टीम के अंदर उस पर भी हमने बात करनी है। जो 2 रोजा प्रैक्टिस मैच था इसमें भी कोई पाकिस्तानी गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अगर हम कुछ डिटेल्स पे जाएं तो जो विक्टोरिया 11 थी, उन्होंने इनिंग्स में 272 रन 4 विकेट पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर ली थी। मार्क सैरिस की सेंचुरी इसमें सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एज ऑफ सेट कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं है। और अब जो नई टीम सामने आई है, जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें सरफराज साहब जो साबिक कप्तान है, विकेट कीपर, उनको ड्रॉप कर दिया गया है और रिजवान उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मीर हमजा की वापसी की खबरें हैं और रिजवान ओब्वियसली आ रहे हैं, एंड विद दैट हसन अली इज गेटिंग बैक फहीम अशरफ की जगह। सो ये कुछ तब्दीलियां हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान की टीम क्यों इतनी डेड एंड डाउन चल रही है, इस पे भी हमने बात करनी है। और हमने हर उस घाव पे बात करनी है जिसका इलाज एक डॉक्टर कर सकते हैं। वी हैव द डॉक्टर विद अस, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग। गुड मॉर्निंग मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। आप दोनों अब असिस्टेंट बन चुके हैं और अनकरीब किसी सर्जरी में आपको भी बुला लूंगा ताकि नीम हकीम खतरे जान हो। एक सर्जन और 2 असिस्टेंट खतरनाक कॉम्बो हो जाएगा मिर्जा साहब। फिर लोग कहेंगे मरीज का क्या बना। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो हमने टीम के परफॉर्मेंस के हवाले से तो बात की है, लेकिन जो इंजरीज हो रही हैं, नुमान अली के हवाले से भी हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ये तो खैर उसकी वजह से वो सीरीज से बाहर हुए हैं। लेकिन इब्रार अहमद की बात की जाए, दीगर लोगों की बात की जाए, तो ये इंजरीज बहुत ज्यादा हुई हैं और इसकी वजह से भी इस सीरीज पे इम्पैक्ट आया है। बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा। लोड को मैनेज नहीं कर पा रहे हमारी, चाहे ये मैनेजमेंट हो चाहे पिछली मैनेजमेंट हो, और खिलाड़ी मुसलसल खेल रहे हैं जिसकी वजह से वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल पैनल बनाया हुआ है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में डॉक्टर्स हैं बड़े, और आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप में डॉक्टर सुमरो भी वहां मौजूद थे, अब तो वो नहीं रहे, और दीगर बहुत सारे डॉक्टर्स थे। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वो जो अभी इमरान बता रहे थे ना, 12 खिलाड़ी, उनमें से एक जो है वो आराम करेगा, और डेफिनेटली इन 12 खिलाड़ियों में से ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि हसन अली या मीर हमजा में से कोई एक खेलेगा और कोई एक आराम करेगा। फहीम अशरफ का नाम शामिल नहीं है 12 खिलाड़ियों में, और ऑफ स्पिनर साजिद खान को ये खिलाएंगे
क्योंकि वहां उनके पास तो कई साहब इन दोनों में से batsmen बेहतर हैं। चॉइस कौन होगी, मीर हमजा या हसन अली में से आपके ख्याल में, एमसीजी को देखते हुए? देखिए एमसीजी की विकेट को देखते हुए मेरे ख्याल में मीर हमजा एक बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो उसका पेस भी है और 2 टेस्ट वो खेला हुआ है। हसन अली थोड़ा सा रस्टी है और हसन अली की जो परफॉर्मेंस रही है मिली जुली सी रही है, तो मेरे ख्याल में शायद मीर हमजा के लिए ये ऑप्ट करें, लेकिन देखना पड़ेगा कि प्रोफेसर साहब क्या डिसीजन लेते हैं। और रिजवान की आमद कैसी है सरफराज की जगह? देखिए क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था, लेकिन एक आदमी को 11 खिलाड़ी खेले थे पर्थ टेस्ट जो पाकिस्तान 360 रन से हारा, लेकिन सरफराज को एक ही मैच के बाद ड्रॉप करना ये समझ में नहीं आ रहा। रिजवान एज अ बैट्समैन भी खेल सकते थे, क्योंकि एक आध मौका और देते। मुझे लग रहा है कि 2007 में सरफराज अहमद का जो होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कैरियर शुरू हुआ था, बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि 2023 में वो पर्थ में अपने इख्तिताम को पहुंचा। अनटिल एंड अनलेस रिजवान अगर इस टेस्ट में फ्लॉप भी हो जाता है तो मुझे यकीन है उसे सिडनी टेस्ट में ये जरूर चांस देंगे जो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अब लगता यही है, लेकिन ये कि आप एक मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पर खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते। बाकियों ने कौन सा तीर मार लिया जो आपने उन सबको रखा है और एक को बाहर कर दिया। रिजवान मैं पहले भी कह रहा था पिछली टीम में एज अ बैट्समैन आ सकता था, क्योंकि वो बैट्समैन बड़ा जबरदस्त है। सरफराज से लैप्सेस हुए, मैं सरफराज का वकील नहीं हूं, लेकिन एक मौका मेरी नजर में इसको एक और मिलना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी जानिब साबिक जो फास्ट बॉलर हैं वकार यूनिस साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैं उनमें कुछ पेस नज़र नहीं आ रहा, और भी उन्होंने ओवरऑल फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पे भी कुछ सवालात उठाए हैं। क्या समझते हैं इनकी इस स्टेटमेंट को? मिर्जा साहब क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए अरमला, देखें बिल्कुल वकार यूनुस ने कहा पेस नहीं है पाकिस्तान के पास, और उसने शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने निशानदेही की कि जिस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, जो उनकी बॉलिंग में वैनम था, जो बाइट थी, जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ वो नजर नहीं आ रही। और लगता है कि फिटनेस को रीगेन करने के बाद वो उस तरह के शाहीन शाह अफरीदी नहीं रहे जैसे हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स के पास पेस नहीं है। अगर पेस नहीं होगा तो आप ऑस्ट्रेलिया को जेर नहीं कर सकेंगे। आपके पास कोई क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है, और शाहीन शाह अफरीदी पे सारी लोड इन्होंने डाल दिया है। अब उसको वाइस कैप्टन बना दिया है। जो प्लानिंग है आइंदा के लिए कि अगर शान मसूद ये सीरीज 3-0 हारता है तो मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान होंगे, मुझे तो यही लग रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी पे इतना प्रेशर, इतना लोड है, उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से आप देखें पर टेस्ट में पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 1 विकेट, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब वकार यूनुस ने बात तो सही की है, लेकिन कोई वकार यूनुस से ये भी सवाल पूछे कि जब पाकिस्तानी टीम के आप कोच थे, हेड कोच थे, तो उस वक्त बॉलिंग कोच थे, उस वक्त आपने क्या किया था? जब खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं तो तनकीद करते हैं, जब अंदर आते हैं तो अच्छा है कि गुन गाते हैं। मुझे कराची में पाकिस्तान के एक क्रिकेटर मिले कि जो बड़े ओहदे पर फायज रहे थे, वो भी बड़े दिल बर्दाश्ता थे। मिसबाउल हक नाम लेता हूँ, बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि डोमेस्टिक सीजन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो क्रिकेट कमेटी में भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई। लेकिन अब लगता है कि वो प्रोफेसर जो है वो उनको दायां दिखाकर बाईं तरफ निकल गए, इसलिए मिसबा साहब जो है अकेले रह गए। बड़े इंटरव्यूज, प्रेस टॉक्स एंड न्यूज स्टेटमेंट्स, प्रेस स्टेटमेंट्स आ रही थी पर्थ टेस्ट से पहले। इनफैक्ट टीम मैनेजमेंट की तरफ से वो जो एक 16-17 रुकनी दस्ता था, लेकिन अब थोड़ी खामोशी है। इस खामोशी की वजह ये शिकस्त है या किसी हिकमत अमली का हिस्सा ही है? अभी तो सोग का समय, खामोशी है, और आपको पता है फिर सोग में ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि परफॉर्मेंस 360 रन से 3.5 दिन में आप चौथे दिन हार गए। तो मुझे लगता है प्रोफेसर साहब ने जो दावा किया था ना कि हम कंपीट करने नहीं आए, हम डिफीट करने आए, तो उल्टा हम डिफीट खा गए। और अब प्रोफेसर साहब खामोश है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं ना। देखिए वो चीफ सेलेक्टर के लिए आइडियल चॉइस थे, लेकिन उनका तजुर्बा नहीं है और वो जाके डायरेक्टर बन गए। अब अल्लाह खैर करे। देखिए मुझे तो रिजल्ट कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी अगर कोई टीम पहले बैटिंग करेगी इमरान, तो पिच बहुत तेज है। और कल से एक और टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया का शुरू हो रहा है सेंचुरियन में। एक ही दिन 2 टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। इमाम उल हक कैसे खेलते हैं? कुछ लोग सजेशन दे रहे थे कि साइम अयूब, लेकिन अभी फिलहाल साइम अयूब को टेस्ट में नहीं खिलाएंगे, T20 में उनसे इनिंग्स ओपन कराएंगे। मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर आजम और इनको जो है ना, लगता है इनको टफ टाइम मिलेगा आइंदा आने वाले। मैं यही कह रहा हूं कि जहां पे बाकी सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी की हम बात करें, वहीं पे जो बाबर आजम है वर्ल्ड नंबर 1 है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओडी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज शायद मेरे साहब तक जरा चेक करें। मेरे साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी?
मेरे साहब हमें सुन नहीं पा रहे, हम कोशिश करते हैं दोबारा अगर उनसे लिंक कर पाए तो उनसे बात करें। भाई बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहां पे हम बाकी सब प्लेयर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वहीं पे हम मुबर्रा कैसे कर सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम को? आई थिंक ही इज आल्सो सपोज्ड टू परफॉर्म। मेरे साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी आवाज। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि जहां पे हम बाकी सीनियर्स के ऊपर या कैप्टन के ऊपर या टीम डायरेक्टर के ऊपर हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, वहीं पे बाबर आजम जैसे सीनियर प्लेयर्स को हम मुबर्रा नहीं कर सकते। बाबर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ये हमारे परफॉर्मर्स हैं एक्चुअली, जो डिलीवर करते हैं, जिसमें रिजवान का नाम भी मुझे लेने में कोई आर नहीं है, जिसमें बाबर का नाम लेने में कोई आर नहीं है। इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हैं? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबर आजम अंडर स्क्रूटनी है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही, और यहाँ पहले टेस्ट मैच में भी। तो बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस है, दुनिया का टॉप का बैट्समैन है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली ही हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई मैं क्या करूं। लेकिन वही तो, उसी के गिर्द तो हमारी सारी बैटिंग इमरान और अरमला रिवॉल्व कर रही है ना, कि बाबर आजम चलेगा तो पाकिस्तान की बैटिंग चलेगी, वो नहीं चलेगा तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग बैठ जाएगी। कोई ज्यादा बहनों का इकलौता भाई, यही बात करते हैं हम। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दोबारा से ये स्टेटस हमने दे दिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। ने बात की थी, हम मौसीकी का तड़का लगाते हैं ऑन मंडेज एज वेल, थोड़ा सा आपके वीक को अच्छा स्टार्ट देने के लिए। ये स्क्रीन पे जो आप सिंगर देख रहे हैं, इनका नाम फरजीन है। ये अपने म्यूज़िक करियर के अंदर रिसेंटली इन्होंने आगाज़ किया है, मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म भी कर चुकी हैं, बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक हैं, और हमने ज़रूरी समझा कि हम न सिर्फ इनकी आवाज़ का तारुफ आपसे कराएं, बल्कि कुछ ऐसा सुने जो कि आपकी सुबह को और दिन को अच्छा करने में हमारी हेल्प करे। सो राइट नाउ फरजीन इज़ लाइव विद अस। फरजीन सलीम इनका पूरा नाम है, और इनका साथ देने के लिए नज़र अब्बास मौजूद हैं, जो कि हारमोनियम के ऊपर इनका साथ देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर मॉर्निंग? कैसा लग रहा है? ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठा दिया हमने आपको? नहीं, हम सोए नहीं आप? और 1 घंटा सोए थे बस। अच्छा फरजीन, बताएं कब से सिंगिंग कर रही हैं, कितना टाइम हो गया है, और कैसा जर्नी और एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? मुझे बचपन से ही नोट्स के साथ बहुत प्यार है, सुरों के साथ, नात तिलावत, मिली नगमे, और मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी। लाइक आई वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो प्रोफेशनली इस चीज़ के बारे में जो नॉलेज है ना, वो मुझे मिलना शुरू हुआ है 1 साल पहले, 1-2 साल पहले। ओके, आप सीख रही हैं म्यूज़िक? एज सच नहीं, ऑन एंड ऑफ क्लासेस लेती हूँ। लाइक जब बहुत डिफ़िकल्टी होती है किसी चीज़ में, क्लासिकल का कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई नोट्स बहुत टफ लग रहे हो, तो फिर जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेती हूँ। ज़्यादातर किससे पूछती हैं? कौन हेल्प करता? ज़्यादातर ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये बता देते हैं, उसके बाद इनके बड़े हैं वो कुछ हेल्प कर देते हैं। ही इज़ वेरी गुड। हम अभी सुन रहे थे। सो इनकी दिलचस्प पार्ट ये है कि गिटार्स के साथ नहीं है परफॉर्मेंस, हारमोनियम के साथ है। तो हम ज़रा कुछ सबसे पहले सुन लेते हैं, एज वी ऑलवेज से, कि इनकी आवाज़ का तारुफ आपसे कराते हैं, फिर उसके बाद इनसे मजीद बात करते हैं। फरजीन, कुछ स्टार्ट कीजिए, हमारे देखने वाले जो आपको नहीं जानते, सारी बात है, उनके लिए कुछ सुनाइए। क्या कैसा गाती हैं आप? जी, आपकी इजाज़त से नंदी जुदाई। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी
एक तू सजन मेरे पास नहीं रे, एक तू सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। नाइस फरजीन, नाइस नाइस नाइस। सो कितना अरसा हो गया आपको गाते हुए? मैंने जैसा कि बताया बचपन से ही गा अच्छा, रही हूँ। मतलब मुझे तो आपके बचपन का अंदाजा भी नहीं हो रहा ना, मुझे लगता है अभी बचपन चल रहा है तो इसलिए पूछा। अभी आप छोटी लग रही हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने साल हो गए हैं? बचपन से ही गा रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली जो एक म्यूज़िक की समझ बूझ है ना, वो मुझे 1-1.5 साल हुआ है कि पता चली है कि अच्छा यहाँ पे मेरी गलती। तो क्या प्लान्स क्या हैं, ख्वाब क्या हैं म्यूजिक को लेकर, क्या इरादे क्या हैं? बस बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी कि मैं चली भी जाऊँ तो मेरा नाम रहे। अच्छा, चले अल्लाह करे ऐसा हो, मेहनत जारी रखिए। वक्त हमारा तकरीबन खत्म ही हो गया है, तो आप आखिर में जाते जाते हमें कुछ और सुनाइए ताकि हम फिर अपना सेगमेंट क्लोज करें और साथ आई बिलीव शो भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, शो भी हम क्लोज कर रहे हैं, आपसे कल मिलेंगे? कल मिलेंगे हम तो सुनिए फरजीन को और फिर कल। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, हाँ बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को कभी सुना